नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। जैसे जैसे अब दिन गुजरता जा रहा है वैसे वैसे 2019 के आम इंतखाबात के दिन करीब आते जा रहे हैं और ऐसे में कई तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। इससे पहले ये बातें सामने आ रही थी कि जो बीजेपी की क़यादत में एनडीए है उसके खिलाफ एक मजबूत अलायंस बनेगा, लेकिन जैसे ही एक मजबूत अलायंस की बात सामने आती है, बात ये उठती है, सवाल ये उठता है कि आखिर उस अलायंस की क़यादत किसके हाथ में होगी, यानी कि वज़ीर आज़म का दावेदार कौन होगा। एक वक्त ऐसा था जब यह समझा जा रहा था कि राहुल गांधी क्या जो अपोजिशन अलायंस होगा उसके चेहरा, पीएम के चेहरा हो सकते हैं। इस पर कुछ सवाल निशान थे, अब भी हैं, लेकिन जो असेंबली इंतखाबात के नतीजे आए हैं उसके बाद कांग्रेस का कद ऊंचा हुआ है, राहुल गांधी का कद ऊंचा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से बीजेपी को शिकस्त इन 3 रियासतों में हुई है और साथ ही साथ इन 2 और रियासतों में, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी दूसरी जमातें हैं जिनका भी सोचने का नजरिया बदल गया है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2019 के कितने दावेदार। दरअसल ज़िमनी इंतखाबात में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में खास तौर से जो एक अलायंस बना था और उस अलायंस को कामयाबी मिली थी, तब से ही इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि अगर तमाम दूसरी जमातों को जो अपोजिशन में हैं उन्हें अपना वजूद बचा कर रखना है तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर जमा हों। दूसरी तरफ एनडीए जो मजबूती के साथ अपने जमातों के साथ मौजूद है, लेकिन एक एक कर उसमें कई पार्टियां उसमें से भी निकलती जा रही हैं। जिस तरह से टीडीपी ने एनडीए का दामन छोड़ा, उसके बाद आरएलएसपी यानी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिसके लीडर उपेंद्र कुशवाहा हैं, उन्होंने एनडीए का दामन छोड़ा। उसके बाद जब ये नताइज सामने आए असेंबली इंतखाबात के, जो 5 रियासतों में इंतखाबात हुए थे उनमें से 3 में जहां पर बीजेपी बरसर इक़्तिदार थी वहां बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। साथ ही तेलंगाना में भी बीजेपी को खातिर खाह जो कामयाबी है नहीं मिली। तो उसके बाद अब जो सवालात सामने आ रहे हैं, साथ ही साथ जब वज़ीर आज़म ने अपना इंटरव्यू दिया उसमें भी इस सवाल को लेकर बातें हुई कि 2019 में चेहरा कौन होगा, किसका किससे मुकाबला होगा। जो उन्होंने बातें कही कि सीधा अब ये जनता यानी अवाम बिलमुकाबिल जो है वो अलायंस है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वो किस अलायंस की बात कर रहे थे, क्या एनडीए अलायंस या फिर दूसरा अलायंस है जिसका मुकाबला इस तरह से होगा। हम दरअसल बात इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरह मगरबी बंगाल में कोलकाता में खास तौर से टीएमसी का जो यौम तासीस मनाया गया, तृणमूल कांग्रेस का 21 सालों की पार्टी अभी हो चुकी है, उस यौम तासीस के मौके पर टीएमसी के नेताओं ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी को बताया कि वो ही पीएम की उम्मीदवार हैं। अगर कोई अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनता है तो ममता बनर्जी ही उसका चेहरा होंगी, उम्मीदवार होंगी। लेकिन अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि ममता बनर्जी या मायावती या फिर राहुल गांधी, या ये सब एक प्लेटफॉर्म पे होंगे और जब वोटिंग हो चुकी होगी उसके बाद तब यह तय होगा। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं, लेकिन यह कहना कि टीएमसी की जो नेता है, जो लीडर है ममता बनर्जी, वही इसका चेहरा होंगी, तो क्या ये एक नई बहस को जन्म दे रहा है? क्या यहां से ये समझ में आ रहा है कि जो अजीम इत्तेहाद की बातें हो रही थी यानी ग्रैंड अलायंस की, उसमें सीधे तौर पर एक बिखराव देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने भी इस बात को लेकर लगातार कोशिशें की, कई दौरे किए, कई अहम लीडरों से मुलाकातें की। उनका सीधा ये कहना था, उनकी तजवीज़ ये है कि नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी एक अलायंस बने और उसके लिए उनकी भागदौड़ जारी थी। तो क्या यह समझा जाए कि उनकी इस भागदौड़ के नतीजे में ही कोलकाता से यह बात सुनने को आ रही है कि टीएमसी के लीडर ममता बनर्जी ही चेहरा होंगी? हमारे साथ इस वक्त संजय तिवारी जुड़ चुके हैं हैदराबाद से, हमारे नुमाइंदे, साथ ही नवीन श्रीवास्तव बीजेपी से जुड़ने वाले हैं, अंशु अवस्थी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ टीएमसी के अमीरुद्दीन बॉबी जुड़ेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, सबसे पहले आपके पास मैं ये सवाल लेकर आता हूं कि वजीर आला बनने के बाद एक नई एनर्जी के साथ केसीआर ने जो पहल की है, क्या उनकी इस पहल को ऐसा लग रहा है कि रिस्पांस मिल रहा है?
और टीएमसी के यौम तासीस यानी फाउंडेशन डे के मौके पर जब ये बातें सामने आई कि ममता बनर्जी ही एक सेक्युलर चेहरा होने के नाते ग्रैंड अलायंस के पीएम उम्मीदवार के तौर पर फिट हैं, क्या इससे लग रहा है कि केसीआर की कोशिशें रंग ला रही हैं या उनकी कोशिशें अलग हैं और ये टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी का नाम लिया जाना ये अलग है? संजय, विशाल, इसको इस तरह से समझना होगा कि ये सिर्फ केसीआर के ऑब्जेक्टिव जो हैं सिर्फ उस तक सीमित नहीं है। दरअसल ये चुनाव से पहले 2019 से पहले हर जो रीजनल लीडर है वो अपने मसल पावर को शो कर रहा है। अब इसमें जाहिर तौर पर ये मुकाबला अगर दो पक्षीय हुआ तो कहीं ना कहीं, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नतीजों में हमने देखा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला हुआ और जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जनता का समर्थन हुआ, तो बीजेपी के लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि मामला त्रिपक्षीय हो। यानी अगर ये मामला त्रिपक्षीय हुआ तो उस सूरत में बीजेपी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में होगी। पश्चिम बंगाल में भी, उड़ीसा में भी बीजेपी लगभग सेकंड पोजीशन की सिचुएशन पर है। तो उस सूरत में अगर ये त्रिपक्षीय मुकाबला होगा तो सिचुएशन दूसरी होगी। और इसी रूप में केसीआर का जो एफर्ट है तो कहीं ना कहीं ये जो तीसरा जो मोर्चा बनने जा रहा है वो सफल कितना होगा वो आने वाली देखने की बात होगी। इसीलिए आरोप लग रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी इसके पीछे है, जो ये थर्ड फ्रंट बनाने की जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी बात हो रही है। लेकिन इस बात की कोई ना तो केसीआर इस बात को मानते हैं ना बीजेपी की तरफ से वो कहा जाता है। जहां तक आपने बात ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अपनी मसल पावर इस समय शो कर रही हैं जी। वो अभी क्लियरिटी में नहीं है कि वो केसीआर के साथ आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन वो ये जरूर चाहती हैं, वो अपने भाषणों में लगातार पश्चिम बंगाल में ये बोल रही हैं कि पश्चिम बंगाल ने हमेशा इंडिया को बहुत समय तक रूल किया है, लीड किया है और एक बार फिर वक्त आ गया है कि वेस्ट बंगाल लीड करेगा। यानी लीडर की भूमिका में वो खुद को प्रेजेंट करना चाहती हैं, वो निगोशिएट करना चाहती है, वो अपनी जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं पिक्चर ये देना चाहती है कि राहुल गांधी के नाम पर ही सिर्फ समझौता नहीं हो सकता, और भी लीडर है और इसको ओपन रखना चाहिए, ओपन रख के चुनाव में जाना चाहिए। तो अगर इस स्थिति में कांग्रेस राजी रहती है तो ये हो सकता है कि वो कांग्रेस के साथ रहें, अदरवाइज वो केसीआर का साथ लेने में भी उनको कोई गुरेज नहीं होगा। जी विशाल। लेकिन संजय, एक सवाल ये भी है, आप अभी कह रहे हैं कि इसको ओपन रखना चाहिए और इंतखाबात के बाद जो नतीजे आएंगे उसके हिसाब से फैसला हो। इसी बीच खुद उन्हीं के पार्टी से ये नाम आता है कि ममता बनर्जी उसकी उम्मीदवार होंगी पीएम की, तो इसका मतलब है कि ओपन रखने की बात को वो खुद काट रहे हैं, उनकी पार्टी काट रही है। विशाल, ये पिच करने की बात है, मतलब पॉलिटिक्स में हर की चीज पिच की जाती है। और एक बात और भी विशाल, जैसा आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजें पॉलिटिक्स में जो दिखती है वो होती रही हैं, जिनके नाम पहले चलते हैं बाद में उन्हीं के नाम कट जाते हैं। तो ये अभी फिलहाल हर कोई पिच कर रहा है। आप देखिए जो महाराष्ट्र की बात करें तो वहां शिवसेना किस तरह से बीजेपी के अगेंस्ट में पिच कर रही है, कुछ बोल रही है, ऐसा बोल रही है, कहीं ना कहीं हार्ड निगोशिएट करने का, एक अपना प्लेटफॉर्म बड़ा करने का, कैनवास बड़ा करने की सारी कोशिशें हैं। ये अपना एक मसल शो कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम जब निगोशिएट की टेबल पे अगर ऐसी बात आए तो हम बड़े लेवल पे वो कर सके। इसको इसी रूप में समझना चाहिए कि कांग्रेस अभी ममता बनर्जी का नेतृत्व तो स्वीकार कर लेगी ऐसा नहीं है, या मायावती का नेतृत्व तो स्वीकार कर लेगी ऐसा नहीं है। चलिए, जो मुझे समझ में आता है ये चीजें इसी रूप में आगे जाएंगी और फिर उसके बाद चुनाव बाद किसकी कैसी पोजीशन होगी और उस हिसाब से तय होगा। लेकिन अभी कोशिशें हैं जरूर ममता बनर्जी की तरफ से इस तरह से हो रही हैं कि ताकि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की तौर पर अपने आप को पोज कर सके और फिर हार्ड निगोशिएट कर सके। अगर कांग्रेस उसके लिए राजी हुई तो ठीक है, अदरवाइज रीजनल पार्टी का एक प्लेटफॉर्म भी बन सकता है और उसके जरिए, जैसे कि एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए थे, वैसे कोई रीजनल पार्टी का लीडर भी प्रधानमंत्री बन सकता है। संजय, आप हमारे साथ बने रहे। कांग्रेस लीडर अंशु अवस्थी हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से। अंशु जी, आपके सामने सीधा सवाल, क्या ये बार्गेनिंग की ही कोशिश चल रही है या फिर जो एक ग्रैंड अलायंस अगेंस्ट बीजेपी या एनडीए की बात चल रही थी उसमें सीधे सीधे तौर पर एक दरार देखी जा रही है? क्या समझते हैं आप इसे? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और आपके पूरे न्यूज़ 18 को नए वर्ष की मुबारकबाद देता हूं। चलिए, देखिए, ये गठबंधन को लेकर जो बातें चल रही, इसमें कोई बार्गेनिंग की बात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी पहले भी कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा
ये सभी सहयोगी दल जितने भी साथ के जो भी अपनी अपनी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके राष्ट्रीय नेता हैं, वो बैठ के तय करेंगे। प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। सबसे बड़ा आवश्यक ये है कि इस देश को जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो सिर्फ सारे मुसलमानों को आतंकवादी बताने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी ताकतों को, ऐसी सरकार को सत्ता से हटाने का काम हमको तो क्या कांग्रेस पार्टी टीएमसी को अपनी हलीफ जमात तस्वीर करती है? का कोई अधिकार नहीं। वो पाकिस्तान चले जाए, कांग्रेस पार्टी दूसरे देशों में चले जाए, जमात अपनी हलीफ जमात तस्वीर करती है? हटाने की जरूरत, जो संविधान को नहीं मानते। अंशु जी, क्या कांग्रेस पार्टी टीएमसी को अपनी हलीफ जमात, अपनी सपोर्टिंग पार्टी जो है वो तस्वीर करती है? देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि निश्चित तौर से विचारधारा को लेकर यदि बात करेंगे तो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, इन सब की विचारधारा कांग्रेस से मिलती है। और वो विचारधारा का मतलब जो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, वो विचारधारा तो होनी चाहिए। सबका साथ सबका विकास का दावा तो बीजेपी का है, नरेंद्र मोदी जी कहते रहे हैं। मुसलमान 125 करोड़ लोगों को लेकर चलने की बात करते हैं हम, उनकी हमारी विचारधारा में कोई अंतर नहीं। मुद्दों पर भेद हो सकता है, स्वार्थ को लेकर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि देश के 125 करोड़ लोगों का विकास, उनको लेकर नीतियां बने। नवीन जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन जी बीजेपी से हैं। नवीन जी, ये सबका साथ की बात कर रहे हैं, ये नारा तो आपका है, सबका साथ सबका विकास। नवीन श्रीवास्तव जी। जी देखिए, अभी बहुत ईमानदारी से हमारे कांग्रेस के मित्र ने यह स्वीकार किया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री पद की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। निश्चित रूप से 2019 के चुनाव में दोबारा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। सबसे बड़ी चीज क्या है, ये जो कांग्रेस या जो जिनको ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सहयोगी दल बता रहे हैं, इनका वोट बैंक एक है। और वोट बैंक क्या है? सेकुलर शब्द संविधान में जिसने भी डाला है, आज उसको अफसोस होता होगा कि सेकुलर शब्द की हमने क्या सोच के परिभाषा करके हमने रखा था संविधान में, और आज सेकुलर शब्द हो क्या गया है। सेकुलर शब्द का मतलब सिर्फ और सिर्फ हो गया है एक वर्ग विशेष का तुष्टीकरण, और उस वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के तहत उसको अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए कांग्रेस या विभिन्न राज्यों के ये दल है, चाहे टीएमसी हो, चाहे केसीआर हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, या लगातार प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। और इनके कभी गठबंधन बनने और नहीं बनने की जो चर्चाएं आती हैं, वो सिर्फ इसलिए होती है कि वह वोट बैंक उनके साथ जुड़ा रहे, दूसरे के साथ न चला जाए। देखिए 2019 का चुनाव जो होने जा रहा है, लेकिन नवीन जी सवाल ये है, आप जिस बात को तुष्टीकरण कहते हैं, अगर उस वर्ग विशेष के साथ जुल्म होता है, उस पे अत्याचार होता है, तो आपकी जुबानें बंद रहती हैं। जब उसके बारे में कोई अच्छी बात करने की कोशिश करता है, आप उसे तुष्टीकरण कहते हैं, तो उस वर्ग विशेष की बात आखिर करेगा कौन? आप ही कीजिए। आपने तो कभी ये नहीं कहा, या आपको किसी दूसरे ने नहीं कहा कि जब आपके बड़े नेता किसी मस्जिद में जाते हैं, आपके बड़े नेता किसी मस्जिद में जाते हैं, क्या तुष्टीकरण कहा जाता है? काम नहीं करते। आप बड़े नेता किसी मस्जिद या मंदिर या दरगाह में जाते हो, क्या उसे तुष्टीकरण कहा जाता है? देखिए नहीं, देखिए, मंदिर मस्जिद जाने से न तुष्टीकरण होता है न कुछ होता है। तुष्टीकरण वहां होता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश का, जहां पर मैं बैठा हूं। समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में 2 पुलिस अधिकारियों की दुखद हत्या हुई। एक अधिकारी के परिवार को 50 लाख रुपए और परिवार के 2 लोगों को नौकरी, और एक अधिकारी के परिवार को 20 लाख और 1 नौकरी। यह तुष्टीकरण होता है। मंदिर मस्जिद जाने से तुष्टीकरण नहीं होता है। एक पार्टी के तुष्टीकरण के और भी एग्जाम्पल, अगर आप इस एग्जाम्पल को दे रहे हैं तो आप देखिए, उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार ने उत्तर प्रदेश में किसको कितने पैसे दिए कॉम्पेंसेशन के नाम पे, और किसको कितने पैसे दिए। सवाल यहां पे ये नहीं है, सवाल यहां पर ये है, मेरा सवाल भाई से उत्तर प्रदेश में सुन लीजिए, आपने प्रश्न किया तो जवाब सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने अगर कहीं भी कोई दुखद घटना हुई है तो मुआवजा अलग अलग मुसलमान के आधार पर भेदभाव किया है, या अपराधी की जांच में भेदभाव नहीं किया है। जैसा रामगोपाल यादव ने संसद में कहा था कि चंदन गुप्ता का हत्यारा नॉन मुस्लिम है। तो ये देखिए, अपराधियों को हिंदू मुसलमान, शहीदों की शहादत को हिंदू मुसलमान में बांटने वाले गरीब बच्चों को, बात हिंदू मुसलमान की हो ही नहीं। यहाँ सवाल सिर्फ ये है साइकिल देना, क्या अलायंस जो है, क्या ग्रैंड अलायंस ही होगा या 2-3 ये कह रहे हैं। इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमानों की उपेक्षा कर रही है। यह शब्द इन्होंने प्रयोग किया, इसलिए मुझको यह कहना पड़ा।
हमारी सरकार की जितनी भी योजना है, आप एक योजना बता दीजिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे उज्ज्वला गैस हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, क्या हिंदू मुसलमान देखिए बात यहाँ योजनाओं की नहीं हो रही है, हिंदू मुसलमान मैं एक बार संजय के पास चलता हूँ। संजय आपके पास आ रहा हूँ। क्या राज करने वाले लोगों को समय चला गया है? गठबंधन के पीछे क्या ये अजीम इत्तेहाद, ग्रैंड अलायंस के इत्तेहाद के पीछे भी कोई तुष्टीकरण की पॉलिसी है क्या संजय? विशाल, आप एक बार अपना सवाल दोहराएंगे? सवाल यह है कि अभी जो बात चल रही है ग्रैंड अलायंस की, बीजेपी के हमारे मेहमान कह रहे हैं कि यह सिर्फ तुष्टीकरण की कोशिश है, या तुष्टीकरण करके ये एक खास वर्ग विशेष का वोट अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो ग्रैंड अलायंस की बातें चल रही हैं अलग अलग, उसमें तुष्टीकरण या किसी वर्ग विशेष का एक बहुत बड़ा कोई मुद्दा है? नहीं विशाल, इसको इतने सरलीकरण नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ तुष्टीकरण जैसी चीज नहीं है। ये दरअसल अब जो महागठबंधन है वो जाहिर तौर पर ये जो ऑपोजिशन में जो जितनी भी पार्टी हैं उनके सामने नरेंद्र मोदी या बीजेपी एक बड़ी चुनौती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर नरेंद्र मोदी या बीजेपी को हटा के दूसरी कोई सरकार बनती है तो उसकी अगुवाई कौन करेगा, और इसी के लिए ये मसल स्ट्रेच हो रही है। अब यह है कि टीआरएस यानी जो के चंद्रशेखर राव है तेलंगाना के, वो जो फेडरल फ्रंट लेकर यानी जो तीसरा एक मोर्चा बनाने की तैयारी कर रही है, क्या वो जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनको एज ए लीडर, एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पोज करेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो जाहिर तौर पर सब अपने अपने मसल स्ट्रेच कर रहे हैं, और लास्ट में ये होगा यही कि जब चुनाव के बाद जो है वो किसके साथ कैसे वो समीकरण बनेंगे उस हिसाब से तय होगा। लेकिन सब अभी पहले, और बीजेपी की कोशिश है कि ये मुकाबला त्रिपक्षीय हो जाए, यानी एक तरफ कांग्रेस की अगुवाई वाला महागठबंधन हो जाए जिसमें स्टालिन ने राहुल गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पोज किया, यानी एक ग्रुप वो खड़ा हो जाए, दूसरा बीजेपी है, और तीसरा एक ऐसा जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी वाला गठबंधन तैयार हो जाए जिसमें प्रधानमंत्री पद का कोई भी उम्मीदवार पहले से पोज ना हो, और ये लड़ाई इस रूप में सामने जाए जनता के सामने। मैं आपको बताऊं कि जो एक जानकारों का मानना है कि 15 से 20% वोट ऐसे हैं जो ना कांग्रेस के पक्ष में है ना बीजेपी के पक्ष में। वो वोट किधर जाएगा? लास्ट में अगर ऑप्शन नहीं होगा तो वो इन्हीं दोनों की तरफ स्विच करेगा, अदरवाइज हो सकता है कि वो थर्ड ऑप्शन की तरफ भी सोचे। तो ये सारी चीजें मैटर करेंगी लास्ट में, और उसी हिसाब से वो होगा, निर्णय होगा। ये सिर्फ तुष्टीकरण का मामला इतना सरलीकरण नहीं है, सबके अपने मसल स्ट्रेच कर रहे हैं और अपने। अंशु, आपके पास आ रहा हूं, क्या आपके लिए ये एक धक्का जैसा मामला नहीं है कि टीएमसी का फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन होता है, वहां ममता बनर्जी के नाम को पीएम कैंडिडेट के तौर पर यह बताया जाता है कि ममता ही सेक्युलर चेहरा है, ममता ही पीएम कैंडिडेट के लिए फिट है, ऐसे में कहां जाएगा राहुल गांधी कैंडिडेचर आपके नजरिए से? अंशु, देखिए एक चीज समझ लीजिए, ये एक बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि हर पार्टी का कार्यकर्ता नेता चाहता है कि उनकी पार्टी का नेता उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री बने। ये बिल्कुल ये ठीक है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये सोच होगी कि नहीं, जितने भी इनके एलाइज हैं, जिनके भी इतने इनके सहयोगी हैं, उन सबको ऊपर थोप दिया जाएगा कि नहीं भाई लो, ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ये नोटबंदी करेंगे, ये करोड़ों लोगों को बेरोजगार करेंगे, ये प्रधानमंत्री पद का चेहरा है। ये हमारे साथ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस में आप देखिए 1998 से लेकर और 2014 तक कोई भी गांधी परिवार से प्रधानमंत्री नहीं बना। उसका कारण है हम देश के विकास के बारे में सोचते हैं, गांधी परिवार देश के किसानों के बारे में सोचता, नौजवानों के बारे में। पद की इतनी लोलुपता होती तो निश्चित तौर से 2014 से और 2004 से 14 के बीच में कभी भी प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी बन सकते थे। जरूरी प्रधानमंत्री पद नहीं है, जरूरी यह है कि इस देश को कैसे बचाया जाए। वो लोग सत्ता में बैठे जो एक वर्ग को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। बात तो सबका साथ सबका विकास इनका सिर्फ नारा है, लेकिन काम ये करते, इनके नेता जब ये कहते पाकिस्तान चले जाओ, तो यहां बिहार में हम हारेंगे तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, तब इनके राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई चिंता जाहिर नहीं की जाती, कोई कार्रवाई ऐसे नेताओं पर नहीं होती।
तो ऐसे लोगों को जो समाज में विभेद कर रहे हैं श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, उनको हटाने का काम कर रहे हैं। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। नवीन श्रीवास्तव आपके पास आ रहा हूं। संजय जी कह रहे थे कि बेरोजगारी, केसीआर की कोशिश है, दरअसल कहीं ना कहीं उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। बीजेपी चाहती है कि त्रिपक्षीय एक मुकाबले का सीन बन जाए। क्या आप इस बात को मानते हैं कि ये आपकी पार्टी की तरफ से ऐसा चाहा जा रहा है? नवीन श्रीवास्तव जी देखिए, अब तिवारी जी के पास कहां से इनपुट आए हैं तो तिवारी जी बेहतर जानते होंगे, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा और जिसको तिवारी जी ने बहुत आसानी से कह दिया कि तुष्टीकरण को आपने बहुत सरलीकरण कर दिया। हकीकत क्या है, जहां तेलंगाना में तिवारी जी खड़े हैं वहां पर केसीआर और जो ओवैसी की पार्टी के गठबंधन ने वहां कांग्रेस को बुरी तरह से हराया। लड़ाई वहां पर बीजेपी वहां लड़ाई में मेन प्लेयर नहीं है, वहां पर लड़ाई में कांग्रेस और केसीआर हैं। नहीं, आप मेन प्लेयर कौन है ये तो आप मत बोलिए। जब आपके कैंडिडेट वहां खड़े हैं, जब आपके बड़े बड़े नेता यहां तक के नहीं जो टॉप मोस्ट लीडर है वो भी आगे प्रचार करते हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप मेन प्लेयर नहीं है? आप जीत जाते तो आप कहते हैं मेन प्लेयर है, आप आगे रहते हैं मेन प्लेयर नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की बात है, सुन लीजिए, तृणमूल कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है। मैंने जैसा पहले भी कहा कि यह सारी लड़ाई चाहे क्षेत्रीय दल हो चाहे कांग्रेस हो, इनकी लड़ाई यह है कि 70 साल तक देश की एक बड़ी आबादी को जिस प्रकार से सेकुलर के नाम पर छलते रहे लोग, वोट बैंक लेके अगड़ा पिछड़ा दलित शोषित अल्पसंख्यक का वोट लेके अपने और अपने परिवार की राजनीति को मजबूत करते रहे जी। चैरिटी बिगिंस होम इनका नारा जरूर रहा लेकिन अपने परिवार से रहा। आज बताइए, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन क्यों सोनिया जी के बाद राहुल जी ही उत्तराधिकारी होते हैं? क्यों मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव ही होते हैं? क्यों अजीत चौधरी के बाद जयंत चौधरी होते हैं? क्यों मायावती के बाद जो है उनके बेटे भाई आनंद कुमार होते हैं? क्यों शरद पवार के बाद उनकी बेटी सुप्रिया फुले होती हैं? तो यह सारे लोग, नवीन श्रीवास्तव जी मैं आपको बता देता हूं, कुछ एक नाम आप भूल रहे हैं जी। देश की जनता ने बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे होते हैं ये आपने नहीं बताया। आज बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे होते हैं ये आपने नहीं बताया। बिल्कुल। क्यों रामविलास पासवान के बाद वहां पर चिराग पासवान होते हैं आपने नहीं बताया। आपको भारतीय जनता पार्टी पीडीपी में मुफ्ती मोहम्मद सईद के बाद मोहम्मद मुफ्ती होती है आपने नहीं बताया। ये क्या है भाई, आप जिस चीज को लेकर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपने पीडीपी के साथ गठबंधन किया, जम्मू कश्मीर वहां किसकी सरकार चल रही थी? वहां कौन था? क्या वहां खानदानी निजाम नहीं चल रहा था? जिस पार्टी में मैं जवाब पार्टी में परिवारवाद नहीं है, मैं जवाब दे देता हूं परिवारवाद का। अनुरोध आप बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी टीएमसी लीडर अमीरुद्दीन बॉबी रोकना चाहूंगा, थोड़ी देर रोकना चाहूंगा। टीएमसी के नेता अमीरुद्दीन बॉबी जुड़ चुके हैं। अमीरुद्दीन बॉबी जी आपके पास में आ रहा हूं। क्या ममता बनर्जी ही पीएम का चेहरा होंगी ग्रैंड अलायंस का? क्या ये पार्टी ने फैसला कर लिया है? अमीरुद्दीन बॉबी टीएमसी ऑल इंडिया पार्टी में, ऑल इंडिया में एक वाहिद ममता बनर्जी जो है, जो नोटबंदी के लिए आवाज उठाई थी, 117 लोग मारे गए, उनके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाया। सिर्फ ममता बनर्जी जो है, हमारी नेत्री जो है, चीफ मिनिस्टर, जो जिस तरह से काम कर रही हैं लोगों के लिए, मोदी जी के अगेंस्ट में ये बात कही थी कि नोटबंदी से बहुत लोगों का नुकसान होगा और जीएसटी के लिए बहुत लोगों का नुकसान होगा। आज जो देश का हालत है, ये हालत ठीक नहीं है। पहले कभी ऐसा नहीं रहा। हिंदू मुसलमान एक साथ हिंदुस्तान में मिलकर रहते थे। अमीरुद्दीन जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या टीएमसी ने यह फैसला कर लिया है कि ग्रैंड अलायंस का पीएम का चेहरा ममता बनर्जी, नहीं तो कोई नहीं? देखिए, आके गुजराल एक सीट लेकर जब पीएम बन सकते हैं तो ममता बनर्जी 42 सीट लेकर पीएम का कैंडिडेट क्यों नहीं बन सकती? अब कोई अगर उससे ज्यादा सीट ले आए तो, अगर कांग्रेस ज्यादा सीट ले आए या मायावती ज्यादा सीटें ले आए तो? अरे आपकी पार्टी सिर्फ वो तो तब डिसाइड होगा। जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान वो प्रधानमंत्री। अरे हिंदुस्तान में अब हिंदुस्तान से धीरे धीरे सरक रही है, हिंदुस्तान से धीरे धीरे सरक रही है। 5 क्षेत्र में जो आपने इलेक्शन किया, आप लोगों के हालात मालूम है, पब्लिक को मालूम है, आप लोगों ने किस तरह से जो है लोगों को घुमा करके वोट दिया है। लेके काम करेंगे। दुर्गा पूजा में मूर्ति, मैं हिंदू मुसलमान की ममता बनर्जी जो है सेकुलर लीडर है। नवीन जी थोड़ा सा नवीन जी आपको काफी समय दिया हमने, अमीरुद्दीन जी को बोलने दीजिए। ने देखा है पूरे हिंदुस्तान में। अमीरुद्दीन जी मेरा सवाल सीधा ये है, क्या आपने ये तय कर लिया है, क्या टीएमसी ने ये तय कर लिया है, या फिर ये ओपन है कि पहले पार्टियां एक साथ प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, इलेक्शन हो जाए, जिसकी जितनी ज्यादा संख्या बल होगी उसके हिसाब से ही फैसला होगा?
वो तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। इलेक्शन के बाद ही डिसाइड होगा। जिनका जो रोल रहेगा, जो ज्यादा सीट लाएंगे उस वक्त डिसाइड होगा। अभी पीएम के लिए कोई ये नहीं है, मगर हम लोगों का गर्व है कि ममता बनर्जी हिंदुस्तान से यदि ज्यादा सीट लाएंगी तो ममता बनर्जी पीएम के सीट पे बैठेंगी। चलिए, यदि ज्यादा सीट लाएंगी, इन्होंने अगर मगर लगा दिया है। अंशु अवस्थी जी, क्या इससे आपको इत्मीनान मिल रहा है कि अगर ममता बनर्जी ज्यादा सीटें लाएंगी तो, अगर ज्यादा सीटें लाएंगी तो आएगी बंगाल? अंशु अवस्थी जी, आपका रिएक्शन? अंशु अवस्थी, देखिए, मैंने पहले भी कहा, देखिए हम हमेशा अपने साथ के लोग जो हैं, जो सहयोगी हैं, उनके विचारों का स्वागत करते हैं। हमने पहले भी कहा कि हर पार्टी का कार्यकर्ता नेता चाहता है कि उनका राष्ट्रीय नेता, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। हमारी प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। श्री राहुल गांधी जी ये तय कर चुके हैं, हम आपस में बैठकर तय करेंगे। जरूरी है कि किसान विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार को उखाड़ा जाए, जो ट्रेन खड़ी करके रखे हैं कि 2019 में यदि बीजेपी की सरकार दोबारा बनेगी तो वो पाकिस्तान भेजकर ही दम मांगेंगे एक विशेष वर्ग को। चलिए, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास मौजू पर बहस के लिए आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ नाज़रीन, इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ ताजा खबरों के लिए। आदाब।